अस्सलाम वालेकुम। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। कैप 5 पेज नंबर 713 पे आ जाएं। सीक्यूज 713। तो करवा दिया था ना, वो कर लेते हैं, पहले ये कर लें जिस लिए आए हैं जी। फॉर आर डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कहें तो मैं साथ साथ वो समरीज भी ओपन कर लूँगा। वैसे मेरा दिल तो यह है बगैर समरीज देखे भी हम ट्राई करें, क्या ख्याल है? लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं समरीज ओपन कर लूँगा, वो जिसके ऊपर टेबल्स बने हुए थे। इंशाल्लाह वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ये यहाँ कहीं पे जो फिर रही है, ठीक है ना। चलो, फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। डेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे हो सकता है, डेट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पर ही तो सबसे पहले सीखा था। इट मस्ट पास टू टेस्ट, कौन कौन से थे? कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट। वन ऑफ दीज इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, उसने एक तो बता दिया, एक तो ये है। व्हाट इज द अदर टेस्ट? द परचेज एग्रीमेंट, द अमोर्टाइज कॉस्ट, द बिजनेस मॉडल टेस्ट। अब ऐसे एमसीक्यूज हैं, आपने खूब तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह IFRS 9 की। व्हाट इज द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और इलेक्टिव बताया था। व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिफॉल्ट क्या था? FETOCI? ना 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 ना, FETPL था। FETOCI तो इररिवोकेबल इलेक्शन था। FET, ये देखो, ये डिफॉल्ट FETPL लिखा भी था हमने, इधर जैसे लिखा भी था, याद आ गया कुछ? तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, डायमंड परचेज्ड 1000 शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑन 1 सितंबर 14, मेकिंग द इलेक्शन। अब इन्होंने इलेक्ट कर लिया है, पता नहीं क्या इलेक्ट किया, टू यूज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कौन सा है शेयर्स में? डिफॉल्ट FETPL है तो अल्टरनेटिव FETOCI है, ठीक है। तो ये वाली बातें बहरहाल क्लास के अंदर हमने की हुई थी, ये इसी दिन के लिए की थी। मैंने कहा था MCQs में काम आता है। अब वहाँ पे ना पड़ा होता तो आज कैसे पता लगता है कि डिफॉल्ट क्या और अल्टरनेटिव क्या है। तो शेयर्स के अंदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कौन सा है? FET। अब आगे आगे उसने ये बात कही कि इसका मतलब क्या है, FETOCI होता है। वो यहाँ पर हमें याद है कि इलेक्टिव या अल्टरनेटिव कौन सा है? FETOCI, ठीक है जी, समझ आ गया। FETOCI है। तो अब इसमें कहता है शेयर्स की कॉस्ट थी 35 ईच और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 5000 है। अब अगर FETOCI होता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करते थे? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर शेयर्स वर ट्रेडिंग एट 45। व्हाट इज द गेन? लो जी, आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का लेजर बनाया करते थे, उसमें आप कैश इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करते थे। क्या करेंगे जी? कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। हर एक शेयर जिस दिन खरीदा कितनी कॉस्ट किया इसने, और इसमें प्लस क्या करेंगे? टोटल 355 की ये इन्वेस्टमेंट की आपने, ठीक है जी। थाउजेंड्स के अंदर, पीछे नीचे 1000 के अंदर है। चलो अगर पॉइंट्स में ना आया तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं कितने पर? तो 10,000 शेयर्स थे और हर शेयर, अब यहाँ पे नहीं आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कोई बात करनी, यहाँ पर तो बस जस्ट फेयर वैल्यू पे आना है। कितना आता है? 450। कितना गेन है? 95 का गेन आ गया। अब ये गेन कहाँ जाएगा? PNL में। ओके ओके ओके। व्हाट इज द गेन टू बी रिकॉर्डेड? अब गेन टू बी रिकॉर्डेड उसने बोला है, तो इसलिए शुक्र है जान छूट गई, PNL नहीं बोल दिया उसने। ये कहाँ जाना है? FETOCI में। बस ये असल में था ना कि प्लस 5000 करते हैं बच्चे या नहीं करते। ज़बानी कलामी कहीं ये तो नहीं करते कि 35,000 3,50,000 को 4,50,000 से करके लाख का गेन तो नहीं रिकॉर्ड कर लेते। तो लाख वाला गेन नहीं करना था, PNL ना सही, गेन तो है ना। तो फेयर वैल्यू रिजर्व कह लें, लेकिन ये इसको हम कहते थे गेन है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता था ये? OCI में, ठीक है। बैलेंसिंग निकाला है हमने, है वो ऑप्शन है C। नेक्स्ट जी, 4, कॉपर लिमिटेड हैज़ परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट, परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, बोलो। फौरन दिमाग के अंदर आ जाए, दो मॉडल्स होते हैं, FETPL, FETOCI। ऑन 1 अगस्त एट अ कॉस्ट ऑफ 65 ईच, कॉपर लिमिटेड इंटेंड्स टू सेल दीज शेयर्स इन शॉर्ट टर्म।
FETPL एंड होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। वेरी गुड, अब ये तो एक्सपेंस आउट हो जानी है। अब उसने पूछा क्या है, एट ईयर एंड दीज शेयर्स आर नाउ वर्थ 77.5 ईच, व्हाट इज द गेन ऑन दिस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड वेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट विल बी रिकॉर्डेड। भाई साहब मेरे ख्याल में चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वैसे ही एक्सपेंस आउट हो जानी है, तो आम तो डायरेक्ट लेजर बनाए बगैर भी इसमें काम चला सकते हैं, हम डायरेक्ट ही चलते हैं। क्या ख्याल है, डायरेक्ट चलें? ज़रा कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर पे शेयर ख़रीदा था 65 का, हो गया है 77.5 का, तो पर शेयर निकल आया, कितना गेन आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, पर शेयर कितना आया? मैंने कहा कि 65 से ये ग्रो करके 77 पे आ गया ना पर शेयर। 12.5 इंटू कितने शेयर्स हैं? 15,000, टोटल कितना आता है? अच्छा 187500 है। ये ए या बी? क्योंकि FETPL है, FETPL के अंदर गेन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। नंबर 5, विच फॉर विच कैटेगरी। अच्छा देखें ना, आप जहाँ पर काम, यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट करना चाहें MCQs हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने कहा FET OCI है, चलो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड होती थी तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे तो यार FETPL था, एक्सपेंस आउट होना है, तो फर्क सिर्फ आना ही किस चीज़ का? ट्रांजेक्शन कॉस्ट में एक्सपेंस आउट होना है, तो फर्क सिर्फ किसका आना है? शेयर की फेयर वैल्यू का। तो सिर्फ उस शेयर वैल्यू को पर शेयर के अंदर हमने जो है वो चेक किया और टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। जी, फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कितनी देर होगी क्लास स्टार्ट हुए हुए? ओह माय गॉड, 8 मिनट हो गए, काफ़ी सारे होमवर्क में देने हैं, टेंशन ना लें। जी, फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अब तो सभी आ गए, फाइनेंशियल एसेट भी आ गए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी आ गई और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी। आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू एंड इंस्टेड एक्सपेंस्ड। कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कौन से वाली कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते थे? FETPL किसका? सबका, चाहे वो शेयर्स वाला होता था, खरीदे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की, या डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं। अगर FETPL मॉडल है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होनी है? तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो क्या करते होते थे? कैपिटलाइज। फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सॉरी इशू कॉस्ट लेस ट्रांजेक्शन, मतलब उसी में से नेट करते थे। फाइनेंशियल एसेट्स एट FETPL, हाँ सारे फाइनेंशियल एसेट्स में ये होता था, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी तो होता था। फाइनेंशियल एसेट्स एट FET OCI, नहीं इसमें नहीं होता था, इसमें तो हम कैपिटलाइज करते थे। फाइनेंशियल एसेट्स, नहीं नहीं इसमें भी नहीं करते थे। तो फिर मेरे ख्याल में तो सिर्फ B ही बचता है। आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तो लायबिलिटीज़ भी FETPL वाली हों तो उनमें, लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए उनके अंदर से तो यही बन रहा है ना। ये बात समझ आई है? फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे हैं तो उनको हम रखते थे इशू प्राइस माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक्सपेंस आउट नहीं होती। FET OCI है तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट है तो परचेज प्राइस प्लस, तो यहाँ पर तो एक्सपेंस आउट नहीं होता था। उसने क्या कहा हुआ है, कब ये P&L में जाएगी? तो हम फाइनेंशियल एसेट जब FETPL में रखते हैं तो उसमें ये P&L के अंदर जाता है। ठीक है। इफ अ कंपनी हैड incurred transaction costs in issuing debentures, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है ना, how these should have been accounted for। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि डेट का डिफ़ॉल्ट है अमोर्टाइज कॉस्ट, इसलिए अगर वो कहीं नहीं कह रहा तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से ही जवाब देंगे। ठीक है ना। एडेड टू प्रोसीड ऑफ डिवेंचर, नहीं। डिडक्टेड फ्रॉम, पर ये सही है। डिडक्टेड फ्रॉम अमोर्टाइज ओवर, नहीं। चार्ज टू, नहीं। ठीक है जी, तो B वॉज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम लिमिटेड परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच विल मैच्योर इन 5 years टाइम। अच्छा, SL इंटेंड्स टू, हाँ डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है। ठीक है, जो कि मैच्योर होगी 5 years टाइम में। SL इंटेंड्स टू होल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट टू मैच्योरिटी, तो कौन सा डिफॉल्ट? अमोर्टाइज। लेकिन आप इलेक्टिव मॉडल FETPL लगा सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन इररिवोकेबल होगा। पता नहीं, वैसे मैंने वैसे बात कर दी, रिवीजन कर दी। अब देखें वो कहता क्या है। हाउ शुड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है। एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं बेटा। अगर उसने परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट किया है तो उसकी
इलेक्टिव मॉडल की तरफ आप खुद से नहीं जा सकते, उसका डिफ़ॉल्ट मॉडल क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। तो मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है, क्या ख्याल है सही? फाइनेंशियल लायबिलिटी, हाँ, परचेज डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी, नहीं, एज अ फाइनेंशियल एसेट थ्रू, नहीं, अच्छा सॉरी, पहला तो वैसे ही गलत हो गया था ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट FVTPL है तो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी ये तो है ही नहीं, फाइनेंशियल एसेट तो है, लेकिन FVTPL में तब जाते अगर वो लिख रहा होता कि इन्होंने इररिवोकेबल इलेक्शन किया है। ट्रेडिंग के लिए तो है नहीं, ये फाइनेंशियल एसेट ट्रेडिंग के लिए है। वो कह रहा है हम इसको मैच्योरिटी हेल्ड टिल मैच्योरिटी करेंगे, तो डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती थी, अमोर्टाइज कॉस्ट, डिफॉल्ट कैटेगरी क्या थी। लेकिन हमने उनसे कहा था अगर पसंद करो तो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इसको FVTPL में लेकर जा सकते हो। क्या ऐसी को बात लिखी हुई है? तो डिफॉल्ट की तरफ जाओ ना, एज अ फाइनेंशियल एसेट एट, ये सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसको होमवर्क में करना है, लेकिन करना क्या है जरा देख लो, होमवर्क लिखते हो ना, साथ साथ होमवर्क लिखने हैं अब। A 5% debenture was issued on 1st April at a total face value of 20. Direct cost of issue वर इतने, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 13, 2-3 साल बाद, एट अ सब्सटैंशियल प्रीमियम, अच्छा द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वट अमाउंट विल द डिबेंचर अपीयर इन ऑन 31 मार्च 2012। अब ये करना क्या होगा आपने, डेट ये बनाएंगे आप घर पे, ठीक है, इफेक्टिव रेट, वर्किंग छोटी सी कर लेना, ये ऐसी वर्किंग करनी है, पर्चे में भी ऐसे ही करना, क्योंकि वर्किंग के तो मार्क्स हैं, कोई नहीं, अपने लिए करना है, समझने के लिए छोटा छोटा कर लो साइड पे, ऑप्शन है MCQ के अंदर, उसी का आंसर होता है, ठीक है, कूपन रेट और बैलेंस। अब डिबेंचर इशू किए हैं और वो डिबेंचर रिडीम होने 31 मार्च पे, ठीक है, और उसके बाद उसने ऐसी कोई बात नहीं की कि इस डिबेंचर्स को उसने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, तो फिर मैच्योरिटी तक ही रखा होगा ना। तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाले के अंदर हम क्या करते थे, हम कहते थे इशूड फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फेस वैल्यू, और चुप है कि किस पे इशू किया, तो फेस वैल्यू इशू प्राइस ही होगी, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इशू प्राइस कितनी है जी, 20, ये इशूड एट द फेस, हाँ ये लिखा भी हुआ है बल्कि, वॉज इशूड ऑन फर्स्ट एट टोटल फेस वैल्यू पर ही इशू किए थे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, अच्छा ये 20 मिलियन है, तो फिर ये 0.5 मिलियन है, ठीक है, तो 19.5 मैंने करवा ही दिया वैसे, लेकिन ऐसा मसला क्या है, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये कब है, 1 अप्रैल 10 पे, और उसने क्या कहा है कि कब बता दो, 31 मार्च 2012 पे, तो ये थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा, जो आपका एंड पे आंसर आएगा बैलेंस शीट के अंदर उस पर नज़र आना होता है, वो आप दिखा देंगे, ठीक है जी, हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 है, हाउ डज IFRS 9, अच्छा ये वैसे ये भी सारी होमवर्क के अंदर चलने हैं, 8वां 9वां 10वां होमवर्क में है, लेकिन मैं ज़रा पढ़ता हूँ, इससे आगे भी 3-4 होमवर्क में है। हाउ डज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टू बी मयर्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्ट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को कहाँ लेके जाना है, अगर इलेक्ट नहीं किया तो FVT, ऐसे आसान है, तो ये ज़रा ट्राई कीजिएगा ना, ठीक है। 9, 10, 8, 9, 10 ये तीनों होमवर्क में है, ठीक है, ओके। कोई मसला होगा, ज़रा ध्यान से सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी, कोई मसला होगा तो आपने मुझसे नॉर्मल क्लास के अंदर पूछ लेना है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 मैं करवाता हूँ, 15 से फिर होमवर्क करते हैं जी। 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अभी टिक ना करना, मैंने वो जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दी, सीधा कर लिया। शेयर ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नहीं, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, याद करें वो पहला लेक्चर, नहीं तो मैं याद कराता हूँ, जब हमने बेसिक थीम पढ़ा था। ये देखें, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो किसी एक की किताबों में फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरे किताबों में फाइनेंशियल लायबिलिटी, या एक की किताबों में फाइनेंशियल एसेट हो और दूसरे किताबों में इक्विटी हो, ठीक है। तो शेयर ऑप्शन है ना बेटा, अभी शेयर ऑप्शन क्या होता है, शेयर ऑप्शन होता है आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो वो ऑप्शन टू परचेज शेयर्स होता है, शेयर्स तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ना, ये देखें, ये एग्जांपल्स लिखी हुई थी, इतनी सारी एग्जांपल्स हमने लिखी थी फाइनेंशियल एसेट की, तो शेयर ऑप्शन नहीं लिख सकते थे बीच में, क्या लिख लेते, क्योंकि शेयर ऑप्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। वो क्या होता है, या तो कैश होगा, शेयर ऑप्शन इज नॉट अ कैश, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी है। भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी ऑप्शन टू परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है,
अभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है दूसरी कंपनी का जिसका आपने खरीद रखा है, ठीक है, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव ये भी नहीं है, तो ये तीनों शर्तें इसमें पूरी नहीं हो रही। शेयर ऑप्शन नहीं है, फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बल्कि इसको ठहरो शेयर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको इक्विटी कहा जा सकता है। इक्विटी ये मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर दिए ना हमने, ये ऑप्शन मिल गया, हम शेयर्स खरीद तो लेंगे ना, ठीक है, इसको इक्विटी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज, वो मैं नोट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स, लिख ले, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है, ये पैसे देकर खरीदा जाता है, ठीक है। फिर इनटेंजिबल, तो IAS 38 का इनटेंजिबल एसेट होता था, वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, वो तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। मैंने आपको कहा था PPE इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, PPE बेचकर रिसीवेबल बनाया तो वो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो इंटेंजिबल है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, यस दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये तीन हैं, ये एक नहीं है। अब उसने क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, तो बी इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट भी आ जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आ जाता है, ठीक है। हैं बेटा छोड़ें बस, कुछ नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ें। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू होल्ड, वो अब ये चीज़ आ गई ना बीच में, ठीक है, चले छोड़ें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो गलती से लिखा हुआ है, छोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू होल्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, मतलब होल्ड टिल मैच्योरिटी होगा ना, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स। विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड, फेयर वैल्यू टेस्ट, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, यस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेस्ट नहीं, इज नॉट, तो ये बी और डी, आसान वाले भी होते हैं। 13वां, निकल लिमिटेड इज अनसर्टन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस, ये क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स शुड प्रोफेशनल फी नॉट बी कैपिटलाइज, जरा इस तरह पढ़ लें, एज पार्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट। कब इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, प्रोफेशनल फीस को कैपिटलाइज करेंगे एज पार्ट, यस करेंगे, ये तो IAS 38 ने बताया होगा ना, या IAS 16 ने कहा हुआ था, याद है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, तो ये तो ऐड ही होता था। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ इसमें भी प्रोफेशनल फीस, कोई किसी लॉयर को आपने साथ मिलाया है, उसने आपके नाम शाम ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगवाई, सारा कुछ किया, तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन्वेस्टमेंट्स, हाँ इसमें भी करते थे कि ये वो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू P&L, नहीं इसमें नहीं करते थे। अब उसने क्या कहा हुआ है, किस में नहीं करना, तो डी में नहीं करना, ठीक है जी। मैंने सुना न्यूजीलैंड भी हार गया अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह, आपको नहीं पता? तो फिर इसी खुशी में 15 होमवर्क, 16, 17, 18, 19 ये सारे होमवर्क में, जब मर्जी कर लें। मैंने टर्म टेस्ट में से इसको वैसे ही निकाल दिया, ज़िंदगी आसान कर दी है। नहीं मैंने नहीं सारी बातें नहीं करते थे, नहीं करूँगा। चलें और बताएं। IAS 12 में मिक्सिंग ना 2 तरह से है, वो मैंने करवा दी है, तो अब फ़ायदा कोई नहीं है, वो अब आपके लिए एक आसान एडजस्टमेंट बन चुकी है। ऐसे थोड़ा ही होता है, कुछ मुश्किल होना चाहिए आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड होना है कुछ। IFRS 8, IAS 41 भूले पड़े हैं आपको, मुझे लगता है कि इनमें से कोई अच्छा सवाल होना चाहिए, मज़ा आ जाए, हैं जैसे मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ऐसे सवाल होने चाहिए। अच्छा जी, 17 कहा था होमवर्क में, नहीं कहा था तो आप कह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत बड़े बड़े सवाल आपने किए हुए हैं, आपको ये कोई मसला नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये क्या है ये बता देता हूँ वैसे, ज़रा इधर देखो ना, एन एंटिटी एक्वायर्स 6% ₹1000, ये क्या है, कूपन रेट, और ये क्या है, फेस वैल्यू। ऐसे ज़रा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट, ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, ये इसकी फेस वैल्यू है, और ये एक्वायर किया है इस एंटिटी ने, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डेट है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये परचेज किया है, एक्वायर यानी परचेज, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, ओके। तो ये सवाल आप कर लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने का सोचा है, तो स्केड्यूल बना लेना, हो सकता है वो आपसे एक्सपेंस मांगे, हो सकता है आपसे वो क्लोजिंग बैलेंस मांग ले कि बैलेंस शीट में कितना होना है, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ ना हमारी IFRS 9 में रहती है, मुझे एकदम से याद आ गया, एकदम से, बाकी तो सब हमने कर लिया है, वो अब नॉर्मल क्लास में मुझे याद कराना है। करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन, फाइनेंशियल एसेट में करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन हमने नहीं पढ़ी हुई, किसी MCQ में आ गई तो फिर मुझे माफ़ कर देना, और मंडे को याद कराना, मैं पहले ये कराऊंगा जब कंसल्टेशन चल रही होती है या एंड पे, ठीक है ना। है 15 मिनट 10 से 15 मिनट का काम है, बहुत आसान काम है, 3-4 सवाल एग्जाम्पल्स पढ़िए किताब के अंदर, जेन से निकल गया था, ठीक है। ये अब याद रखना है। कौन याद कराएगा मुझे, कौन याद कराएगा? 1 2 3 सारे हाथ खड़ा करें, क्योंकि सब ने भूल जाना। वो पहले होता था ना ऐसे, वो हमारी वो माएँ मासियाँ जो हैं, वो घर के अंदर जो वो दुपट्टे को बांध लिया, गिरा बांध लिया, हैं जी, कि याद रहेगा। तो मेरी वालदा एक दिन बैठी कहती हैं, मैं गिरा लाई है, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्यों लाई। मैं कहा ठीक है जी, हुण तुसीं रहन दो, गिरा ना लाया करो। होमवर्क कहा था 19 तक होमवर्क है, ठीक है। देखो ना, प्लैटिनियम लिमिटेड इश्यूज, डिबेंचर्स, अब ये अगर चुप है या नहीं है, चुप भी हो तो कौन सा मॉडल होता है इसमें, मोटाइज कॉस्ट। तो अब ये क्या मैं कराऊँ आपको MCQ, आखिरी MCQ बस करा देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? An investment in equity instrument of another entity cannot be classified subsequently measured to at amortized cost. सही है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में 2 ही मॉडल्स थे, FETPL, FEOTCI, ठीक है। ये मोटाइज कॉस्ट तो इसमें था ही नहीं, मोटाइज कॉस्ट तो डिवेंचर्स में आया था, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आया था, तो ये सही कह रहा है जी, ये करेक्ट है। एन इन्वेस्टमेंट इन डेट of another entity, investment debentures, cannot be classified as subsequently measured at FETOCI, नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड और मे सेल हो तो FETOCI में ही जाता था, तो ये गलत है। अब उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, नीचे जो ऑप्शन हो वो ले लेना, ठीक है। ये MCQ भाई कितनी देर लगी है जरा बताओ ना, कर यार 15 मिनट का टारगेट था, पॉज करो जरा जी, सॉरी ज़रा ये पेंडिंग है आपका, ठीक है। ये आपको मैं नहीं कराऊंगा, आपको मैंने एक काम छोटा सा करवाने का बोला हुआ है, FAR 1 की रिवीजन। वैसे बाय द वे FAR 1 में चूंकि आपने पढ़ा होता है प्रेफरेंस या रिडीमेबल क्या है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, बट मेरे एंड से पेंडिंग है, करवाऊंगा नहीं आके, किसी एक दिन 5-7 मिनट में बोर्ड के ऊपर मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन शो करूंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल कौन से, कहाँ पे क्लासीफाई, क्या करना है, इरिडीमेबल के साथ क्या करना है, ठीक है। अभी ज़रा एक्स्ट्रा क्लास है, इसके अंदर मैं कराना मुनासिब नहीं समझ रहा, ठीक है, वरना ये मौका था, 5-7 मिनट थे, लेकिन ये जिस दिन नॉर्मल क्लास में मुझे थोड़ी सी गुंजाइश मिल गई, 5 से 7 मिनट की रिवीजन है FAR 1 की, आप कर सकते हैं, मेरे एंड से पेंडिंग है, लेकिन मैं ये करवाऊंगा नहीं, जब वो करवाऊंगा तो MCQ भी पढ़ा दूंगा और मुझे याद करा देना, आप खुद भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब भी क्या पसंद करेंगे, IAS 12 के MCQs पसंद करेंगे? चलो कर लें, कौन सा, हाँ लक्स वाला भी सवाल कोई मसला आ रहा है जी, वैसे कल एक्स्ट्रा क्लास में इसको कराया था, हाँ फिर पूछ लो उसका जी, पूछो बेटा, पेज नंबर बताओ पहले। गायब ही हो गए, 390, सुबहान अल्लाह, सीधे ही वहीं पहुंचा हुआ था। हाँ जी फरमाए जी। बच्चे आप शायद उसकी बात समझे नहीं, अब तो आप लोग सब्सिडरी भी एक्वायर करना शुरू कर चुके हैं। वो यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि आपने अगले के सिर्फ 5% शेयर्स खरीदे हैं, यानी ना तो 50 से ऊपर है कि आप इसको सब्सिडरी कहें, ना 20 से ऊपर हैं जो कि अभी पढ़ा ही नहीं है एसोसिएट कहें, बल्कि 20 से नीचे जो है, ये 20 से नीचे वाला IFRS 9 है। असल में ना हमारी कहानी कुछ ऐसे चल रही, कहानी पूरी नहीं ना हुई, जिस दिन पूरी होगी तो मैं ये वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इस रुख को दिखाऊंगा कि 0 से 20% के दरमियान में अगर कोई आपने शेयर्स किसी के खरीदे हैं तो वो IFRS 9 के अंदर फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। 20 से 50 तक अगर आप चले हैं तो आपकी ये IAS 28 वाली एसोसिएट बन जाती है,
ये इन्वेस्टमेंट खाली खुली इन्वेस्टमेंट तो है ये भी, लेकिन ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, अच्छी खासी यहाँ पे सुनी जाती है। और अगर 50 से ऊपर चले जाएं आप, ठीक है, 50 से 100 तक अगर आपने किया हुआ है, इधर अगर आप इस एरिया में आ गए हैं तो ये आपकी IFRS 3 और 10 जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, बताया नहीं था, ये आपकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी। तो ये इंशाल्लाह जब ये वाली कहानी भी ये पूरा हो जाएगा और ये वाली कहानी भी पूरी हो जाएगी तो फिर हमारी ये कहानी पूरी होगी। ये पहले पढ़ लिया हमने, अब ये बाद में ये पढ़ रहे हैं, फिर दरमियान में ये पढ़ेंगे। तो शेयर्स, ये 3 तरह की इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो सकती है ना, 20 से नीचे तो IFRS 9 पढ़ के आए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या FVTPL में रखो या FVT OCI में, किसी के शेयर्स खरीदे। 50 से ऊपर चले जाओ, वो सीख रहे हैं कि आजकल क्या करना है। दरमियान में है वो इंशाल्लाह सीखेंगे ईदों बाद जी। जहाँ पे दूसरी चीज़ जाती है, एक्सचेंज गेन लॉस उसी के पीछे ही जाना होता है, ठीक है। ये आपने आज वाले होमवर्क की बात, आज वाले होमवर्क को ना पूछे, वो तो कल बच्चों ने पूछना है नॉर्मल क्लास में। अच्छा जी, चलें MCQs। अच्छा, वो सवाल फिर हो गया था, वो दूसरा सरप्राइज़ वाला हो गया था, नहीं ना किया? शक्ल बता रही बेटा आपकी, नहीं ना किया आपने? कर लेना बेटा पेपरों से पहले। तूने किया? नहीं, आज करें। ओके, कहाँ थे हम? 7 पे पहुँच गए थे हम, चलें फिर आगे। जितनी देर भाई हिम्मत है ना, वीकेंड है, चलो कल छुट्टी भी मना ली है ना हमने, तो जितनी देर हिम्मत है उतनी देर तो करें ना इसको, ठीक है। कोई, हाँ बस ये जितनी देर हिम्मत का मतलब 10-15 मिनट और मांग रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है रीवैल्यूएशन वालों के अलावा सारे करा दूँ और फिर एक आधा रीवैल्यूएशन का करा को हूँ ते वास्ता जे बाकी कर लेना, हो सकता है, लेकिन 15वें पे आ जाए। थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स वाला काम करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं। पेज नंबर है 455। ये अब देखो ना, अब IFRS 9 खत्म हुआ, उसके MCQs भी खत्म हो गए। IAS 12 ना खुद खत्म हो रहा है ना, MC IAS 12 खत्म है, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। बस ये देखना, अभी टर्म टेस्ट में भी यही देखना, ICAP या ICAP की सब्सिडरियाँ जो हैं ये कैसे एडजस्टमेंट पूछ सकती हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अपने आप को टेस्ट करते रहें। कॉन्सेप्चुअली IAS 12 ओवर है, कॉन्सेप्चुअली IFRS 9 ओवर है। एक छोटी सी चीज़ सिर्फ रहती है जो मैंने बता दिया आपको, वो क्या है, हाँ, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन किसी MCQ में काम ही आ जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ लीज अरेंजमेंट आर ट्रू। लो जी, लीज आ गया, लीज वाले छोड़ो परे, इसको छोड़ो परे, मुझे बताओ क्या करते हो टैक्स में जब लीज मिक्स होता है तो हम P&L को रिवर्स करते हैं। P&L का मतलब राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी वाला, और वो हमें कहते हैं रेंटल्स ले लो। और कैरिंग अमाउंट राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेबल की होती है, टैक्स बेस नहीं होती। ऐसे ही है ना, पता नहीं अब ये पूछ क्या रहा है। डेप्शन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी एडेड बैक। यस। रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम। यस। राइट ऑफ यूज हैज टैक्स बेस ऑफ। यस। लीज लायबिलिटी हैव टैक्स बेस ऑफ। ये सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो, हैं, मतलब ये तो सारे सही है ना। डेल्टा आगे ढूंढ लेना खुद कौन सा है, ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन नहीं होगी, राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता था, राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिसिएशन लेते थे हमेशा, कभी हमने अमोर्टाइजेशन नहीं ली थी। अमोर्टाइजेशन कब यूज़ किया था, वो तो इंटेंजिबल के लिए बेटा। ये लीज्ड एसेट है, लीज IFRS 16 एसेट की ही डेप्शन, हाँ वो एसेट ही है ना हमारा, लीज्ड एसेट है, हमने आज तक उसको डेप्शन ही कहा था। आप अमोर्टाइजेशन कह लें अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही, ठीक है। ट्रीटमेंट तो सेम है ना, ओके। सही है, और सही है बच्चे हो, और की करी जाते हो, क्यों मनु परेशान कर रहे हो। ठहरो छुट्टी देता हूँ, वीनस पे आओ ना ज़रा, वीनस पे। चलो ये अब एंड पे जा रहे हैं ना, अब एंड पे जाते जाते मैं IFRS, ये थोड़े से तो हैं IFRS वो रिवैल्यूएशन वाले फिलहाल छोड़ के चलता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी होते हैं।
अगर जल्दी हो गए ना तो फिर एक आधा वो करके 3:30 बजे छुट्टी, ओके 3:30 बजे डन। मैं मैसेज भी कर देता हूँ कि मैंने निकलना है, जिनको मैंने करना है मैसेज, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे ये MCQ पढ़ो, घर पे तो आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, इसीलिए बुला के पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, वीनस लिमिटेड पढ़ लिया, आंसर निकाल लिया सही? नहीं, साथ वालों से बातें शुरू कर दी थी जी हमने। VL's असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्टिमेटेड टैक्स एक्सपेंस, CTE की बात कर रहा है, ऐसे ही है वो जिसकी ये एंट्री करते हैं। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 एट 43,000। हाउएवर ही हैड इग्नोर्ड डेफर्ड टैक्स। एट 1 जनवरी 18 VL's डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹13,000। VL हैड कब? 1 जनवरी 18 पे। DTL का अकाउंट बना लेते हैं यार। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्लोजिंग कितनी है? 130। नहीं सॉरी ओपनिंग मादरत जी, कितना? 180 130। ओके ओके ओके। एट 31 दिसंबर 18 VL हैड टेम्परेरी डिफरेंसेज ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला आता है, वो मसला ये है कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स वाला जो काम होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं? हैव टेम्परेरी डिफरेंसेज ऑफ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये टैक्सेबल हैं या डिडक्टेबल है? कैसे? कहाँ लिखा हुआ? हैड टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, मैं परेशान हो रहा था, मैं तो बताने लगा था जुगाड़ क्या लगाना है, लेकिन कोई नहीं, लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं जी। टैक्सेबल टेम्परेरी, मैं ये कहने लगा था कि अगर नहीं लिखा हुआ तो ओपनिंग में अगर लाइबिलिटी है तो फिर अज्यूम ये कर सकते हैं क्लोजिंग में भी होगा, लेकिन वो फिर वैसे तो और ख़तरनाक तरीके से फाइनल अकाउंट में जाके ये काम करना है हमने, ठीक है। वो यूँ कह देगा कि द डिफरेंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर बाय, तो वो टैक्सीबल को ही बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। चलें, बहरहाल कितना आता है टैक्स रेट? कोई कितना है सवाल में? 25% जी, बोलो 90,000। और TTD के बेटे का नाम? तो क्लोजिंग 90 जी। कितना आ गया DTE? 40। DTE बैलेंसिंग आ गया 40। और ये CTE तो पहले ही लिख लिया था, DTE पहले लिख लें जी। DTE का ये वाला अकाउंट जो है, ये जो ऊपर अकाउंट नज़र आ रहा है, ये डेबिट हो रहा है और DTE क्रेडिट हो रहा है और CTE डेबिट हो रहा है, तो नेट में 3 पॉजिटिव है। कोई ऑप्शन? ऑप्शन है ही नहीं। देख लें, यही होना चाहिए वैसे 3, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड एज टैक्स एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। टैक्स एक्सपेंस तो आएगा 3 रुपीज़ का टैक्स एक्सपेंस है, चेक कर लो, यही है। चलो आगे बढ़े। 18 रीवैल्यूएशन आ रही है, छोड़ो इसको। 19 इसको भी छोड़ें, अभी आसान आसान काम करा रहा हूँ, जंप करके ज़रा आए ना वापस। कौन सा रह गया था यहाँ से? ये सारे ही रहते हैं, ये ना कर लें, पहले 17 ही कर लेते हैं, चलें तरतीब में चलने में काम को। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जी, भाई को तस्वीर बनानी तो बता देना, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी, 17 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर NL की इंक्लूडेड हैं फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में नज़र आ रहा है डेफर्ड टैक्स 2011 का, 2012 का क्लोजिंग है। बोलो, अगर मैं
ये लेजर, वैसे उसने कौन सा साल पूछा है, फॉर टैक्स चार्ज निकालना है फॉर द ईयर 30 सितंबर 2012, तो ठीक है इसी में ही घूमना है ना मैंने। तो DTL का लेजर जो है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से उठाए हैं 140 और क्लोजिंग 310 को मसला। बस ये अगर MCQs हम ख़त्म कर लें तो कसम से मेरा तो बड़ा बोझ उतर जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं है। कर रहे हैं जितने हो गए हैं, 3:30 तक इंशाल्लाह, 3:30 तक को 5-7 मिनट ऊपर लगे तो वो तो नहीं ना बीच में आते, मेरी बात है। 3:30 से ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। CTP आगे देखो ना, आगे क्या कहता है, ये क्या है, टैक्सेशन। टैक्सेशन कहाँ पड़ा है, करंट लायबिलिटीज़ में, ये CTP ही तो है, CTE डेबिट CTP क्रेडिट। तो CTP कौन कौन मजबूरी से बैठा हुआ है, क्या ऐसी मजबूरी है बेटा, है बेटा क्या ऐसी मजबूरी है? अच्छा, मैंने कहा शायद साथ वाली ने कहा है कि इकट्ठे ही जाना है, आराम दी बह जाए, नहीं तो मैं रोटी नहीं खवानी अज जी मैं खवानी सी। ऐसा ही हुआ है ना, देखा मैंने लग गया सी पता। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, बहुत आसान है, जल्दी से कर लें, ऐसे हो जाना ये ऐसे। क्यों जी, सबसे आसान ही यही है। ब्रॉड डाउन 100 कितना था 60 और क्लोजिंग है 130। अच्छा इतनी बात तो मैंने बैलेंस शीट से देख ली, कोई और भी गल दसो पाए। द टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त, इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहता लेकिन मज़े का ज़रूर कह रहा हूँ, स्टार, बड़ा ज़बरदस्त MCQ है, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। द टैक्स चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 30 सितंबर इज 270। ये क्या है, CTE है कि DTE है? टैक्स चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस। Oh my God, are you telling me that this is CTE? Not CTE, this is not DTE, not is, actually it is कितना, वैसे कितना था, 270 टोटल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलो आपकी मान लेता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वॉज, यहाँ पे पेड आता है ना CTP में, ये तो आप लोग वहाँ पे भी पढ़ के आए थे, वो FAR 1 के अंदर जब कैश फ्लो का टॉपिक करते थे, टैक्स का लेजर बनाते थे, टैक्स पेएबल, यही तो होता था। तो इधर क्या आना होता है, टैक्स एक्सपेंस CTE, अब हमें पता है करंट टैक्स ये होता है, डेफर्ड टैक्स भी कुछ होता है, तो अब हमें पता लगा। अब मसला ये है कि ये दो भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। मसला ये है कि यहाँ पर तो कोई पेमेंट नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं DTE या इधर या उधर आना तो होता है। अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है वो ये, अब कुछ ऐसा करो कि यहाँ तक पहुँच जाए। DTL को बैलेंस कर ले, इसमें पेमेंट नहीं आती, यहाँ से DTE निकल आएगा, ये DTE निकल आया तो यहाँ से बैलेंसिंग CTE निकल आएगा, ये CTE निकल आया तो यहाँ से बैलेंसिंग कैश निकल आएगा, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, लहराती गई है ये रिक्वायरमेंट। तो ज़रा शुरू करें जी, इसका बैलेंसिंग मैं ब्लू से कर देता हूँ। कितना आ रहा है, 170। ये क्या है, DTE। DTL का लेजर डेबिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, DTE क्रेडिट, ये यहाँ से निकल कर चला गया इधर। उसके बाद जी DTL क्रेडिट, हाँ सॉरी DTE डेबिट, DTE डेबिट। अब यहाँ से वापस जाना है इधर, बैलेंसिंग निकालो, 100 पूरा, 80-90 पूरा 100। चलो अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से CTE निकला, ये CTE है ना, यहाँ से निकला और आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। कितना आ गया, 100। जब ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे भी एक ही रह गया था, ये कितना आ गया, 100। या अल्लाह खैर। अच्छा MCQ वो है ही नहीं, मल्टीपल चॉइस है ही नहीं। चलो हाँ जी, पिक्चर ले, मैं भी साथ ऐसे करूँ जी। अच्छा लगा मुझे ये MCQ। असल में मैं वो अगले को छोड़ के जा रहा था, ये भी साथ ही जा रहा था, इसमें तो रिवैल्यूएशन नहीं थी ना, अभी मैं रिवैल्यूएशन वालों को छोड़ा है। हालांकि वो भी आप अब कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने कहा ज़रा एक तरह के एक साइड पे लग जाए, फिर दूसरी तरह के वो कोई एक भी करा दिया ना जाने से पहले, तो फिर हुज्जत ताम हो जाएगी, फिर पर्चे में आ जाए उनमें से, तो फिर आप ये नहीं कह सकोगे करवाया नहीं ना। इसमें रिवैल्यूएशन है, 19 पे आ जाए, 19 भी मैंने छुड़वाया था, 20 पे आ जाए, 20 भी छुड़वाया था, ये 19-20 एक जैसे ही हैं, 19-20 21 पे आए। ये ज़रा ख़त्म कर दें ज़रा, ये एक दफ़ा तो ज़रा एंड तो कर लेना, उसके बाद फिर देखते हैं कौन से रहेंगे जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स। ओ, जहन के अंदर वो वाली एग्जांपल्स जो होमवर्क दी थी ना वो लानी पड़ेंगी। कैरिंग अमाउंट, फिर टैक्स बेस, फिर डिफरेंस। भाई डेफर टैक्स अराइज होता है जब डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है टैक्सेबल या डिडक्टेबल, उस पर रेट लगता है। जब रेट लगता है तो उससे टैक्स आता है जो डेफर टैक्स होता है, लायबिलिटी या एसेट। मतलब अगर डिफरेंस आएगा किसी भी चीज़ से तो वो डेफर टैक्स का बायस बनेगा। इस वर्किंग वाला डिफरेंस पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। बैठ के खुद पढ़ाता रहता है, हम थक जाते हैं। तो तुम खड़े होकर पढ़ रहे हो। आज बच्चे और कम है, टर्न आउट बड़ा कम रहा है आज। क्या वजह है? वो ऐसे कुछ सवाल आइंदा से ना हम एक्स्ट्रा क्लास में साथ मिलाने, जैसे मैंने कल किया था ना, कल किया था लक्स और सरप्राइज। ऐसा काम अब आइंदा से मैंने करना है टर्न आउट को बेहतर करने के लिए ना, ठीक है। सवाल साथ लगाऊंगा तो सिर्फ IFRS 9 के MCQ करने ही नहीं आए, वैसे थे भी आसान ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू डेफर टैक्स। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। बेटा ये तो गिव राइज करते हैं। क्यों? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट हो, टैक्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट हो टैक्स डेप्रिसिएशन थे तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर नहीं होते। जब इनमें डिफरेंस आता है, मिसाल के तौर पे ये 100 है और ये 80 है, तो 20 का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस है, इस पर टैक्स रेट लगा तो डेफर टैक्स लायबिलिटी बना करती थी, ठीक है। तो इससे तो डेफर टैक्स अराइज होता है। एग्जाम्पल ने बड़ी हेल्प की होनी है ना जो पढ़ी थी। एक्सपेंस चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट नॉट अलाउेबल इन टैक्स। डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। अगर ये पेएबल भी होता था तो याद है हम कहते थे जी, मिसाल के तौर पे 5 रुपए की पेनल्टी पेएबल है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन है, तो वैसे टैक्स बेस दिल कर रहा है जीरो कर लें, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के इसको ये वाला निशान लगा के कहते थे ना जी ना, इसको तो खतरे का निशान है, इसको तो ज़बरदस्ती करो यहाँ पर 5 के बराबर, ताकि डिफरेंस जीरो आए, ताकि डेफर टैक्स राइज ना हो। क्योंकि डेफर टैक्स क्या है? फ्यूचर का टैक्स, जबकि ये कोई फ्यूचर के डिफरेंसेस हैं, ये कोई डिफरेंस ही नहीं जो ख़त्म हो जाएगा। डिफरेंस तो है लेकिन परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें डेफर टैक्स राइज नहीं होता। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, रीवैल्यूएशन होती थी, PPE हमारा आ रहा था 180 पे, लेट से टैक्स वाला कहते नहीं नहीं नहीं, वो 100 वाला एसेट तुम 180 पे ले गए, हम तो उसको 100 माइनस 20 80 पर ही रखेंगे। सो व्हाट, इससे डिफरेंस तो आता था, उससे टैक्स तो बनता था, तो डेफर टैक्स इस पे भी निकल आता है। ओके। अनयूज टैक्स लॉसेस, यहाँ पर हम कोई कैरिंग अमाउंट कोई टैक्स बेस नहीं रखते थे, सीधा यहाँ पे आके जंप लगा के एसेट बनाते थे, तो इससे भी एसेट डेफर टैक्स एसेट बनता है, ठीक है। तो किस पे नहीं बनता? उसने कहा था जिस पे नहीं बनता वो बताओ, तो वो है बी। बस 2 MCQ रह गए, फिर छुट्टी। ये भी नहीं है अभी, आज नहीं, बस ठीक है, टाइम हो गया पूरा, ठीक है। ये देखता हूँ इनमें से कोई एक आधा करा दूंगा ताकि बाकी करने जोगे हो जाओ। बस 3.5 मैंने टारगेट रखा हुआ है। मुझे ये बता दो 22वां, which two of the following are examples where carrying amount is always equal to tax base। आप इसको छोड़ो, मुझे बताओ कौन सी एग्जांपल्स थी। एक तो हम एक्रूअल पे, टैक्स वाले भी एक्रूअल पे, यानी हमारे और टैक्स वालों के दरमियान कोई फर्क ना हो तो हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, और दूसरा परमानेंट डिफरेंसेस हों तो फिर भी हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर। अब पढ़ते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस पेएबल है, पेएबल that have already been deducted in determining current tax। का मतलब क्या है? जो एक्सपेंसेस, देखो अगर टैक्स वाले कैश बेसिस होते थे तो वो कहते थे ना जी ना, करंट टैक्स तक आते थे, जो तुमने एक्सपेंस माइनस किया टैक्स तक PBT तक आते थे, तो उसको ऐड बैक करो, हम अलाउ नहीं करते। और जब वो कहते थे नहीं नहीं एक्रूअल बेसिस पे हैं, जो तुमने PBT तक आते आते एक चीज़ माइनस की हुई थी, सही की हुई थी, उसको माइनस ही रहने दो, हम भी एक्रूअल पे चल रहे हैं। तो जब टैक्स वाले कैश बेसिस पे चलते हैं तो वो एक्सपेंस जो होता है, एक्रूड एक्सपेंस जो अभी पेएबल है, उसको अलाउ नहीं करते एज डिडक्शन, तो वो ऐड करना पड़ता है। और जब टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पर चल रहे हैं तो जिसको हमने एक्सपेंस कहा है, पे नहीं हुआ, टैक्स वाले भी उसको एक्सपेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेएबल है जो कि ऑलरेडी पेएबल है लेकिन ऑलरेडी डिडक्टेड है इन डिटरमिनिंग करंट टैक्स। इसका मतलब उन्होंने भी इसको एक्सपेंस माना हुआ है, तो ये क्या है? टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। और अगर टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस फॉलो करते थे तो हम और वो भाई भाई होते थे, करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करते थे, और डेफर टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होती थी।
तो भाई वो कह रहा है इसके अंदर कैरिंग अमाउंट हाँ इसमें बराबर है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ हमारा रेंट पेएबल है 100 और टैक्स बेस भी उसकी कितनी है 100, तो कोई डिफरेंस नहीं आता था, याद आया कुछ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वेयर टैक्स रिलीफ इज ग्रांटेड व्हेन डेट इज रिटर्न ऑफ। टैक्स वाले तो प्रोविजन को मानते ही नहीं थे, याद है 50 रुपए की हमने प्रोविजन बनाई थी, टैक्स वाले कहते थे जब भागे तो ले लेना फ़र्क। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर नहीं होती, इसमें तो नहीं होती। एक्रूड इनकम यानी इनकम रिसीवेबल दैट विल नेवर बी टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम 100 रुपए 150 रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम है, दिल कर रहा है जीरो लिखें, दिल कर रहा है जीरो लिखें, लेकिन जबरदस्ती किया था 150 ताकि कोई डिफरेंस ना आए। तो यहां पर भी क्या है, कभी भी इसमें और ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में फर्क नहीं आएगा, ये बराबर होंगी, ठीक है। लास्ट है कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट विच इज अलाउएबल फॉर टैक्स। हमने एक चीज एसिड बना ली है, डेवलपमेंट कॉस्ट, और बोलो हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या कर लिया, एसिड बनाया। टैक्स वाले कह रहे हैं क्या मतलब, ये खर्चा तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं, जब ये अलाउएबल इन टैक्स अपॉन, ये जब पे करेंगे तो तुम्हें अलाउ करेंगे, तो इसमें तो फिर वो टैक्स बेस, वो जिसे समझो डेवलपमेंट कॉस्ट कोई और खर्चा समझ लो, ठीक है। हमने खर्चा पे कर दिया, प्री पेमेंट जैसे होती है, तो हमने खर्चा पे कर दिया, वो कह रहे हैं नहीं, डेवलपमेंट कैपिटलाइज की है डेवलपमेंट कॉस्ट विच आर अलाउएबल, तो पेमेंट पे कर रहे हैं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करेंगे। वो कह रहे हैं सारा पीएनएल के अंदर ले जाओ, ऐसे लिख देता हूँ ना, हम इसको यूँ कह रहे हैं करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर पीबीटी और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। सबसे अच्छा हमें यही स्टैंडर्ड आता है अब, है ना, शुक्र है जी। पीबीटी जो था उसमें से अब वो कह रहा है हमने कैपिटलाइज की है डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब हमने इसको एसेट बनाया है, ठीक है। और लेट से इसको अमोर्टाइज हमने नहीं किया, थोड़ी देर के लिए समझ लेते क्या ख्याल। टैक्स वाले कहते हैं ये चलो कर दिया, हमने इस 100 रुपए के डेवलपमेंट को 20 रुपए डेप्रिशिएट करके 80 पे रखा हुआ है। टैक्स वाले कह रहे हैं क्या ये 100 कहाँ से आया, ये तो तुम मतलब ये तो सारा ही एक्सपेंस है, तुमने पे कर दिया ना, तो तुम्हें ये अलाउड है। तो ये उन्होंने डेवलपमेंट पेड को अलाउ कर दिया, और हमने पीएनएल को उल्टाना था, तो पीएनएल को हमने उल्टा दिया, क्या हमने 20 को रिवर्स किया, पूरा 100 इन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन फिर यहाँ पर वो इसको नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक मुश्किल एमसीक्यू था, ठीक है, लेकिन बहरहाल दो में डिफरेंस कभी नहीं आएगा, वो हैं ए और सी, यही आपका करेक्ट आंसर है। बी और डी में डिफरेंस आएगा, ठीक है जी, यही ना कर लें, हैं यही वाला कर लेते हैं ना, एक रिवर्शन वाला, बस ये आखिरी, उसके बाद तो फिर वो ऐसे ही होगा। अच्छा वेस, इसमें फिर बात और तब 5 मिनट ऊपर देने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट ऊपर, ये बाद में करते हैं, ठीक है। हाँ आप रुक जाना, अगर किसी ने जाना हो तो ये तो करा दूँ जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू, असल में यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, तो मैं कह रहा हूँ एक ये रिवैल्यूएशन वाला कर लेते हैं, बाकी मैं फिर होमवर्क में देके छुट्टी दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग्स ऑफ जेट लिमिटेड ऑन यकम जनवरी 18, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीडेड इट्स टैक्स बेस बाय, तो इसको तो यार मिटाओ ना, साइड पे करो। अच्छा जी, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, डेफर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 31 दिसंबर 18 पे, लिखो चलो ये तो करेंगे जी। इसमें कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस होती है, डिफरेंस होता है और टैक्स रेट भी होता है। खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, बहरहाल चलो फिलहाल एक ही है। अच्छा जी, अब वो कहता है ये ऑन यकम जनवरी 18, अच्छा वो तो यकम जनवरी 18 की बात कर रहा है, यकम जनवरी 18। भाई ये पेज नंबर देख लिया आप लोगों ने, 456 है, बस काफ़ी एक बार देख लिया। तो PPE IFRS वालों का
और पीपीई टैक्स वालों का। अब देखो वो क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स इट्स टैक्स बेस बाय 1275। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1275 और यहाँ पे 0, ऐसे ही बनता है, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स टैक्स बेस बाय 1275। गॉट इट। नेक्स्ट, इन 18 जेएल क्लेम्ड टैक्स डेप्रीसिएशन ऑफ 750, डेप्रीसिएशन ऑफ, अभी सवाल का डाटा लिख रहा हूँ सिर्फ, 750 एंड चार्ज अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऑफ, अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन कितनी है, 675। ऑन 31/18 जेएल इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग बाय 375। रीवैल्यूएशन एसेट में डेबिट होती थी ना, फिलहाल तो ये लिखो 375। ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन टैक्स। अच्छा जी हमें पता है, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बतानी है, एज ऑन 31 दिसंबर बतानी है, इसलिए मुझे वो एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। डीटीएल वाली जो लेजर के अंदर होती थी वहां से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलता था ना, वो वर्किंग भी नहीं मैं कर रहा, काम चल गया मेरा, ठीक है। मांगा उसने मुझसे क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये एज ऑन स्लैश एसेट, ये मांगा है, ठीक है। लेकिन एक मसला अब आ गया थोड़ा सा, वो मसला क्या आया देख के बताओ। नहीं रीवैल्यूएशन मैंने ले ली ना, टैक्स वाले उसको मानते नहीं हैं। 375 कैसे आया है, ये ऐसे आया है, ऑन 31 दिसंबर जेएल इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग बाय 375 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की वजह से 375 से बिल्डिंग बढ़ गई है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, पीपीई डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस और डीटीएल दोनों ही क्रेडिट होंगे यहाँ पे, ये वो है, ठीक है, सरप्लस इन ओसीआई वाला, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ जी सही है, कोई मसला है तो बताओ। मतलब वो लेजर जो है ये नेगेटिव कैरी डाउन दे रहा है ना, यूं कहे ना, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम ब्रॉड डाउन कितना है 1000, तो ये कितना बन गया 2275 और ये बन गया 1000। क्लोजिंग बता दो दोनों के। मैंने क्या किया जी, 1000 अज्यूम कर लिया, कोई मसला तो नहीं इससे, कई बार ये काम कर चुके हैं हम, बोलो 1975 और यहाँ पे 250। अब उसने ये कहा था हमसे 1975 पूछो 250, ये दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 17। कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा टैक्स बेस है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट सवाल में 32% है, बोलो कितना 552 की डेफर टैक्स लायबिलिटी। ऑप्शन है कोई, चलो डी ऑप्शन, जब ऑप्शन मिल जाए तो बंदे को तसल्ली होती है, चलो यार सही होना है, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही अगर यहाँ पर वो मुझसे पूछ लेता व्हाट इज़ द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, तो फिर मेरी जान ऐसे नहीं छूटनी थी, फिर मुझे वो वर्किंग करनी पड़ती जिसमें रीवन सरप्लस का कॉलम निकलता, फिर उससे जो फिगर आती उसको फिर मैं ऐसे तोड़ता और उसके बाद उसको यूं काटता और फिर ऐसे डेबिट सरप्लस और डीटीएल क्रेडिट करता, डीटीएल के लेजर में ये डीटीएल वाली फिगर जाती, वहाँ से डीटीई निकलता और फिर आपको अगली बात समझ आ गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आप जितने एमसीक्यूज होंगे ना वो आपने करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका, यार चलो देखते हैं, फिलहाल तो ये होमवर्क में कर लोगे, ज़रा पढ़ो पढ़ो इसको। अगर आप लोग मुझे आधा घंटा बस 15 मिनट और दे देना, मैं सारे एमसीक्यूज करा दूँ, क्या कहते हैं, है हिम्मत, करवाना दूँ। चलो, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल, जितने और हो सकते हैं, पौने तक, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, डन, पौने तक। डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल डिफरेंसेस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस गिविंग राइज टू अ टेम्परेरी डिफरेंस। कहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पजेज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 10% करके डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो टैक्स वाले कभी कभी तेज़ी से डेप्रिसिएशन दे देते हैं, पहले सालों में ज़्यादा दे दी या रेट ज़्यादा होता है उनका, तो इसको कहते हैं एक्सेल, टैक्स पड़ा हुआ हो तो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मतलब है ज़्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। तो भाई यही तो डेप्रिसिएशन का फ़र्क है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है तो भाई ये बातें बाहर जाके कर लो, अगर बहुत मसला है तो भाई कोई मसला है, क्या कर रहे हैं यार आप, मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है।
मैं ना किताब ते रजिस्टर लैके तो इत्थे बिठा देना, तो पढ़ना पैना जी। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? हमारी डेप्रिसिएशन से ज़्यादा टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इन दोनों में तो डेप्रिसिएशन के फ़र्क की वजह से तो बुक वैल्यू में फ़र्क आता है, टैक्स बुक वैल्यू और अकाउंटिंग बुक वैल्यू में, तो इससे तो डिफरेंस आएगा। वो पता नहीं क्या कह रहा है, फिलहाल तो इससे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस्ड डिफरेंस होगी। वो कह रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं टेम्परेरी डिफरेंस लाएगी, ये तो लाएगी। डेप्रिसिएशन का चेंज होना, डेप्रिसिएशन का तेज़ होना, टैक्स डेप्रिसिएशन का तेज़ होना, ये फ़र्क लाता है। डेवलपमेंट कॉस्ट अमोर्टाइज्ड इन P&L बट टैक्स वाज डिडक्टेबल इन फुल व्हेन इनकर्ड। हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता P&L में हम अमोर्टाइज कर रहे हैं, और टैक्स वाले कह रहे हैं कि जब अलाउ किया था तभी इनकर कर दिया था, तो ये तो टेम्परेरी डिफरेंस था, इससे भी आया होता था। ठीक है, होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क हो गया। एक्रूड एक्सपेंसेस विच हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। ओ, एक्रूड एक्सपेंसेस है मतलब एक्सपेंस पेएबल है। एक्सपेंस क्या है? पेएबल है, यानी कि मैंने एक्सपेंस के अंदर क्लोजिंग में पेएबल लिखा हुआ है, यानी मतलब क्या है कि कैश पे नहीं हुआ, कैश पे नहीं हुआ, एक्सपेंस हो चुका हुआ है, तो P&L वाली फिगर आ रही है। कितना है पेएबल? कितना? लेट्स से 5 रुपये। ठीक है, हम कह रहे हैं जी ये P&L 5 रुपये, कैश कोई नहीं है। अब हम कह रहे हैं एक्सपेंस 5 का है, हम P&L तक आते आते ये 5 रिकॉर्ड कर लेंगे। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी टैक्स, ये क्या है? अलाउबल है एज अ टैक्स एक्सपेंस, तो ये भी एक्रूअल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 5 रुपये को एक्सपेंस मान रहे हैं तो इसको भी पेएबल मान रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होगी, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स अराइज नहीं है, टैक्सेबल डिफरेंस अराइज नहीं होगा। ठीक है। डी, रेवेन्यू जो कि इंक्लूडेड है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हेन इनवॉइस्ड। व्हेन इनवॉइस का मतलब मैंने जब सेल की उधार पे, तो मैंने एंट्री पास की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 10 रुपये से। ये मतलब इसका क्या होता है कि जब मैंने इसको इनवॉइस किया, इसको भेजा, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बट ओनली लायबल फॉर टैक्स व्हेन कैश इज रीच। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि जी हम तो इसको कैश बेसिस पर लेकर चलते हैं, मतलब यहाँ पर वो कैश बेसिस पे चल रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ सी ऑप्शन ही था जिसमें मसला था। शायद थक सा गया हूँ कुछ। उधर भी जा ही रहा हूँ, जाता हूँ। चले जी, अब जो रह गए ना आपने उनको ट्राई मारनी है। ठीक है, अब आ जाए उस पर जो आप कह रही थी, ये वाला जी, ये 8 है, 6 है, किस में मसला है? 6 में, 6 में, हाँ हैं, ये थ्योरी वाला लगा है? नहीं, ये थ्योरी वाला नहीं है, लेकिन अच्छा MCQ है। बहरहाल ये जितने भी रह गए हैं, आप ज़रा इनको होमवर्क में लिख दूँ, बस फिर छुट्टी देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने करा दिए, चौथा हो गया, पाँचवा नहीं हुआ, ट्राई मारो। ये मैंने करवाया आई थिंक, हॉल मेरा नाम, मुझे कुछ नाम ऐसे पहचाना पहचाना सा लग रहा है, ये हॉल वाला, पता नहीं क्यों। छठा भी कर लेना, मैं फिर करवा दूँगा, को मसला हो तो। आठवां, हाँ बेटा, मैं ना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये डिस्कशन कर दूँ थोड़ी सी, इसलिए मैं ये सारे होमवर्क में लिख रहा हूँ और एक डिस्कशन जनरल सी करता हूँ। ठीक है, ओके। अंडर ओवर प्रोविजन थोड़ा सा मसला कर रही है बच्चों को, आई थिंक। बड़े होमवर्क में चले गए यार, ओए होए होए, क्या बनेगा ਤੁਹਾਡਾ? 3-4 मैंने अभी और करवाने हैं इनमें से, लेकिन वो अब ये है ना, बस ऐसे ही किसी ने एक करा दिया, किसी ने 2, आपने कर लेना। 14वां करा दिया, 15वां करा दिया, 16वां करा दिया, 17वां करा दिया, 18वां, 19वां, तो बस थोड़े से होमवर्क में हैं भी सही, थोड़े से हो भी गए हैं, ज़्यादा हैं होमवर्क साइन बन गए हैं मेरे तो जी। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अभी कर लें, टर्म टेस्ट से पहले तक क्यों डिले करते हैं आप? अभी कर लें, सारे आज जाते साथ ही कर लें।
टर्म टेस्ट तो होना है परसों, परसों तक क्यों डिले करना, अभी कर लें। अच्छा बाद में कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको ना कहानी समझाने लगा हूँ थोड़ी सी, ये अंडर ओवर प्रोविजन की, ठीक है, कहानी है बस ये। अब ये एक्स्ट्रा काम है, ये मेरे प्लान में नहीं था, बस 5 मिनट दे दो। 2020 का साल है, 2020 के साल के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और पीबीटी आया, और उसके बाद इसमें से लेस करते हैं ना टैक्स एक्सपेंस, जिसमें करंट और डेफर्ड भी होता है। तो इसमें मिसाल के तौर पे सीटीई जो है वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं 150 रुपये मेरा खर्चा होगा, सीटीई डेबिट और सीटीपी क्रेडिट, ये एंट्री करते थे ना। उसके बाद लेट से डीटीई कोई नहीं है ही कोई नहीं, ठीक है ना, हमारा डेफर्ड टैक्स कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैं ज़रा सादा रख रहा हूँ, ठीक है। तो 150 का क्या आ गया खर्चा, ये हमने पीबीटी अगर आया हुआ था 900 रुपया, तो उसमें से 150 माइनस करके हमने पैट निकाल लिया होगा, ऐसे ही किया होगा। बोलो कितना आता है, 750, ठीक है ना, और कोई ओसीआई का आइटम भी नहीं है। अब बैलेंस शीट के अंदर, अब ये 2020 चल रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर मेरा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ये सीटीपी नज़र आएगा, सीटीपी कितना जी 150। अब असल में ना ये कहानी है कुछ इस तरह से कि पीएनएल में 31 दिसंबर 20 का पीएनएल जो है, इसके अंदर मैंने साल के एंड पे एक एंट्री पास की 31 दिसंबर 20 की शाम को, और ये अंदाजे से मैंने बुकिंग की होती है ये खर्चे की, जो करंट टैक्स की हम वर्किंग करते हैं, एक एस्टीमेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स इसीलिए तो इसको कहते हैं। अब मैंने ये अंदाजे की बुनियाद पे बुक कर लिया, 2020 की शाम गुजर गई, 2021 का साल शुरू हुआ। 2021 के साल में, ये 2021 का साल है, 2021 के साल में मिसाल के तौर पे ये 31 दिसंबर पे था ना, तो मैं जनवरी के महीने में तैयारी श्यारी अकाउंट्स की करता रहा, और कहीं जाके 10 फरवरी को मेरा जो है वो अकाउंट्स फाइनल हुए, और मैं 17 फरवरी को टैक्स देने गया। 17 फरवरी 21 को ये टैक्स मैं देने गया हूँ, जब मेरे अकाउंट्स वगैरह फाइनल हुए, अंदाजे से मैंने ये 150 का एक्सपेंस बनाया। अब ये मैं 17 फरवरी को पे करने गया, टैक्स कौन से साल का है, पे कब कर रहा हूँ, मैं पे करने गया 150, टैक्स वालों ने कहा अरे भाई आपका तो टैक्स बनता है 135 रुपये, आप तो 150 ले आए हो, हमने तो सिर्फ 135 लेना। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, सीटीपी डेबिट, ये यहाँ पर जो एंट्री हुई थी ना, ये एंट्री भी मैं इधर ही कर दूँ ना ज़रा ऐसे, ताकि ये एंट्री भी नज़र आए। एक मिनट, पूरी कहानी फिट करनी पड़ेगी ना, तब कहीं जाके समझ आएगी बात। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 150 रुपये का एक्सपेंस अंदाज़ा लगाया था 2020 का, और ईयर के एंड पर जो एंट्री आपने सीखी हुई है, ये 31 दिसंबर 2020 की शाम को अंदाजे पे मैंने ये एक्सपेंस बुक कर लिया। इसकी एंट्री क्या की थी आपने सीखी थी, सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट, कितना जी 150। अब ये एक्सपेंस और ये लाइबिलिटी नज़र आ रही है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये एक्सपेंस आ गया जो आपने बुक किया, और ये लाइबिलिटी भी नज़र आ रही। अब ये लाइबिलिटी आप सेटल करने गए, पे करने गए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने कहा भाईजान आपका तो एक्सपेंस ही इतना नहीं बनता। कितना एक्सपेंस बनता है जी, कितना बनता है, क्या ये तो 135 रुपये बनता है। हमने कहा अच्छा यार ये पकड़ो 135 सीटीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, जब ये सिचुएशन बनी, अब आपने इस साल की तो फाइनेंशियल अभी बनानी है ना, आपका जो ट्रायल नज़र आएगा, इस ट्रायल के अंदर जहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट, जहाँ पे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज नज़र आ रहे होते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने जो पिछले साल पेएबल स्टैंड किया था 150 का, क्या ये पूरा नील हो गया होगा? नहीं। क्रेडिट कितना हुआ था, कितना डेबिट हुआ, तो अभी भी क्रेडिट में कितना पड़ा होगा, कितना 15। अब ये 15 जो है यहाँ पर लिखा होगा सीटीपी लिखा होगा, या टैक्सेशन लिखा हो, या कुछ भी लिखा होगा, और उसके साथ ही आपको वो बताएगा, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको ये बात बताएगा भी सही। ये कैसे बताएगा, अब ये देखो कैसे बताएगा, ये पूरी कहानी बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए। सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन में लिखेगा ये, या ये टैक्सेशन लिखा होता है, जैसे कुछ एमसीक्यूज में लिखा होता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी होगी ना लफ्ज़, ये यहाँ जो लिखा होगा नीचे उसी वही लफ्ज़ लिख कर आपको समझाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो यूँ बताएगा कि द बैलेंस ऑफ टैक्सेशन
represents। अब मुझे सोच के बताओ ये क्या होगा, अंडर या ओवर? ओवर प्रोविजन थी ना, तो अभी जो कुछ जो है वो अभी भी पेएबल पड़ा है, ओवर प्रोविजन होगी थी, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ओवर प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो इस साल आपने एंट्री करनी है, इस साल की एंट्री तो होगी इस साल के प्रॉफिट्स को जब कैलकुलेट कर लेंगे तब कहीं जाके, ठीक है। इस साल के प्रॉफिट्स तो निकलेंगे एंड पे साल के जाके, जब भी आपने वो अकाउंट्स बनाने होंगे। अब आपके जो इस साल का जो पीएनएल बनेगा, यही बनाए नीचे नहीं, वो बहुत आगे चला जाएगा। 2021 का जो पीएनएल बनेगा, उस पीएनएल के अंदर सब कुछ के बाद पीबीटी जो आएगा, उस पीबीटी में जो लेस होगा वो होगा टैक्स एक्सपेंस में सीटीई। अब ये सीटीई कौन से साल का होगा, 31 दिसंबर, ये नहीं छेड़ना हमने, वो अपनी जगह पे है, वो तो इस साल हम निकालेंगे। वो सीटीई पता नहीं क्या आएगा, डीटीई भी पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये एंट्री तो फटाफट कर लो। ये अगर 15 रुपये ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए थे तो क्या अब इसको कम कर लेना चाहिए? अब मेरा सवाल, क्या ये अंदाजे की गलती है या एरर है? एस्टीमेट था ना, एस्टीमेट चेंज हुआ, तो अगर 20 के अंदर लगाया गया एक एस्टीमेट चेंज हो गया 21 में जाकर, तो हम क्या 20 में वापस जाएंगे कि जहां पर 21 में इस एक्सपेंस को बुक किया था कम या ज़्यादा वहीं पर कर लेंगे? जहां पर बुक किया था इस साल वहीं पे कम ज़्यादा कर लो। अब पिछले साल एक एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो गया था, तो सही करने के लिए कम करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर पीएनएल बनाने से पहले। ये अब हम 31 दिसंबर पे एंट्री कर रहे होंगे, हम कहेंगे सीटीपी डेबिट या टैक्सेशन जो भी लिखा होगा डेबिट, और सीटीई प्रायर, ये किसी भी तरह से दे सकता है, लेकिन मैकेनिज्म इसका यूं चलता है, सीटीई प्रायर क्रेडिट। मतलब अब देखो ना, पिछले साल यहां पर एक एक्सपेंस 15 रुपए से ज्यादा बुक हो गया था। अब मिसाल के तौर पर इस साल का एक्सपेंस बना 200 रुपए, डेफर टैक्स कोई नहीं, इस साल भी जीरो है मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताओ इस साल एक्सपेंस कितना नजर आएगा? अब पिछले साल एक एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था 15 रुपए से, इस साल उसी जगह पे उसको 15 से कम कर लिया, पिछले साल नहीं गए, तो ये अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन थी, तो ये किया। कुछ समझ आया? अब इसी को मैं दूसरे करता नहीं हूं, दूसरा सिर्फ वैसे समझा रहा हूं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? पिछले साल हमने 150 का अंदाजा लगाया था, इधर गए तो टैक्स ने कहा भाईजान आपके तो 200 बनते हैं। अब अगर 200 बनते हैं तो एंट्री क्या पड़ गई, सीटीपी डेबिट 200 से कर दो, खैर है, यही तो मसला आना है, और 200 से कैश क्रेडिट आ गया। अब बैलेंस डेबिट नज़र आ रहा होगा, ये बताएगा कि ये अंडर प्रोविजन थी, तो आप इसको अब सही करना है, इसी साल में करोगे तो ये डेबिट पे नज़र आ रहा होगा, इसको क्रेडिट कर दोगे, और सीटीई प्रायर डेबिट होगा, यानी एक्सपेंस बढ़ जाएगा। पिछले साल एक्सपेंस कम बुक हुआ, इस साल बढ़ा लिया, इस साल ज़्यादा बुक हुआ, इस साल कम कर लिया, क्योंकि ये एस्टीमेट चेंज था, ठीक है। तो ये जनरल सी डिस्कशन थी, ऐसे ही बस गपशप थी, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। ज़िंदगी रही तो कल यानी मंडे को नॉर्मल क्लास में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।